आज हम लोग तत्व के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रसायन शास्त्र के बारे में जाना, उसके क्षेत्र के बारे में समझा और इसके अलावा पदार्थ के बारे में जाना। क्योंकि पूरा रसायन शास्त्र पदार्थ पर ही टिका हुआ है, इसलिए पदार्थ को समझना हमको ज़रूरी है। पदार्थ को हम लोगों ने वर्गीकरण करके पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं तत्व के बारे में, तभी हमको 10th का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया वो आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं तत्व को। तत्व क्या होता है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ क्यों है? ये ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि के द्वारा दो भिन्न गुण वाले पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। यह एक शुद्ध पदार्थ होता है, ध्यान रखना है। भौतिक विधि क्या होता है, रासायनिक विधि क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। भौतिक विधि है क्या कि अगर हम अपने शरीर से किसी भी चीज़ को तोड़ें तो वो जब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो उसका जो गुण पहले था वही गुण बाद में जब रहेगा तब इसे कहेंगे तत्व। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, लोहा। लोहा को अगर हम तोड़े हथौड़े से या किसी कैंची से काट दें, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा एकदम सूक्ष्म कण में बदल दें उसको, तो क्या लोहा जो पहले था वो सोना में बदल जाएगा या लोहा चांदी में बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। वो लोहा था और बाद में भी क्या रहेगा, लोहा ही रहेगा। तो ये भौतिक विधि हो गया। अगर हम उसको पिघला लें, गला लें, रासायनिक विधि के द्वारा, कोई केमिकल के द्वारा भी उसको तोड़ तोड़ के महीन महीन कण में बदल दें, सूक्ष्म कण में बदल दें, तब भी उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले लोहा था और बाद में भी क्या रहेगा, लोहा ही रहेगा। तो भौतिक विधि का मतलब होता है शरीर के द्वारा किसी भी चीज़ को करना, और रासायनिक विधि का मतलब होता है कि शरीर के बिना किसी चीज़ को करना, यानी कि सूक्ष्म स्तर पर किसी क्रिया को करवाना केमिकल विधि के द्वारा या तरल पदार्थों के द्वारा। तो ये रासायनिक विधि। तो भौतिक विधि लगा लो या रासायनिक विधि लगा लो, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही होगा तत्व। ध्यान रखना है। जैसे सोना, अगर हम सोना को किसी भी तरीके से उसको तोड़े, सूक्ष्म कणों में बदलें, तो क्या उसके गुण में कोई परिवर्तन आएगा? पहले भी सोना था और बाद में भी सोना रहेगा। इसलिए सोना भी एक क्या है, तत्व है। अच्छा, कोयला की बात कर लेते हैं। कोयला हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका। आज के समय में भी पूरे विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है कोयला पृथ्वी पर, इसलिए कोयला को समझ लेते हैं। कोयला को अगर हम लाएं और उसको चूर चूर महीन महीन टुकड़ा टुकड़ा कर दें, फिर भी वो पहले कोयला था, बाद में भी क्या रहेगा, कोयला ही रहेगा। उसमें कोई गुण में परिवर्तन नहीं होगा। तो कोयला था और कोयला ही रहेगा। तो कोयला भी एक क्या हो गया, तत्व हो गया। उसी तरह से हम अगर ले लें प्लैटिनम को या पारा को, इनको किसी भी तरह से अगर तोड़ा जाए तो इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले गुण था वही गुण बाद में रहेगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो प्रकृति में पाया जाता है शुद्ध रूप में, और यही तत्व आपस में मिल मिल कर नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग आगे समझेंगे। तो तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक विधि और रासायनिक विधि के द्वारा दो भिन्न गुण वाले पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना, चांदी, पारा, लोहा इत्यादि बहुत सारे हैं। तो अभी तक पृथ्वी पर जो जितने भी तत्व मिले हैं, अभी तक कुल तत्वों की जो खोज की गई है 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। इसको ध्यान में रखना है। अभी तक हम लोगों ने मानव के द्वारा 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 92 तत्व प्रकृति में पहले से ही मौजूद थे, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। 1 से लेकर 92 जो तत्व हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, और उसके बाद जितने भी तत्व हैं वो मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। यानी 93 से लेकर 118 तक के तत्व जो हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, और इनका नामकरण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, क्योंकि इसको प्रयोगशाला में कुछ ही समय तक प्राप्त किया जा सकता है और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। तो कुल तत्वों की संख्या तो 118 है। प्रकृति रूप से मौजूद तत्व जो हैं वो है 92, और इसके बाद वाले जो तत्व हैं ये सभी तत्व कृत्रिम तत्व हैं जिनका नामकरण सही से नहीं किया गया है। हमारे जीवन में जो उपयोग आते हैं 1 से लेकर 92 तक के तत्व, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ तत्व बहुत ज़्यादा हम लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। तो एक एक करके सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं।
तत्व जिस कणों से मिलकर एकदम महीन कण जिसको हम लोग देख अपने आंखों से नहीं सकते हैं, उस कण का नाम जो है वो है परमाणु। इसी के द्वारा जितने भी तत्व हैं उसका निर्माण हुआ है। तो परमाणुओं के समूह से तत्व का निर्माण होता है, या तत्व का सूक्ष्मतम कण कौन होता है? परमाणु। जितने भी सूक्ष्म स्तर पर क्रियाएं होते हैं या कार्य होते हैं, उसी कार्य को करता कौन है? परमाणु करता है। तो परमाणु को अगर हम समझ गए अच्छी तरह से, परमाणु के गुण धर्म को अगर हम समझ गए अच्छी तरह से, तो रसायन शास्त्र हमारे लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। इसलिए परमाणु के बारे में जानना जरूरी है। इसके बारे में जानना 9th में था, लेकिन यहाँ पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए परमाणु को समझेंगे आगे। तो परमाणु क्या है? तत्व का सूक्ष्मतम कौन कौन होता है? परमाणु। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, तत्वों का वर्गीकरण, जितने भी 118 तत्व हैं उन सभी तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है धातु, एक है अधातु और दूसरा है उपधातु। इन सभी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग, एक चैप्टर है 10वां में, धातु, अधातु और उपधातु, उसी चैप्टर में इसका पूरा का पूरा वर्णन किया जाएगा। फिलहाल धातु की श्रेणी में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, लोहा और सोना, चांदी, ये सब इत्यादि। अधातु में आते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और भी बहुत सारे हैं इत्यादि हैं। उपधातु में आते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, एस्टेटिन, ये सब जितने भी हैं, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सभी जो हैं उपधातु के अंतर्गत आते हैं। तो तत्व जो हैं उनको 3 वर्गों में रखा गया है, इसका ध्यान में रखना है। इसको हम लोग आगे डिटेल समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग परमाणु को देख लेते हैं, परमाणु को समझ लेते हैं, परमाणु के अलग अलग गुणधर्मों को देख लेते हैं, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए अब चालू करते हैं परमाणु के बारे में। आइए अब समझते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु जो होता है वो पृथ्वी का सबसे सूक्ष्मतम कण या पूरे ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण माना गया है। ध्यान दीजिएगा, महर्षि कणाद जो भारत के ही महर्षि थे, ऋषि थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे सूक्ष्म कण है वो है परमाणु। आज नहीं, ये 2000 वर्ष पहले उनके द्वारा बताया गया था। इस पर रिसर्च आधुनिक भारत में 1900 ईस्वी के बाद चालू हुआ। आज गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक जैसे विद्वानों ने ये प्रमाणित किया कि नहीं, ये सबसे सूक्ष्म कण नहीं होता है, बल्कि इन परमाणु को भी छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर भी सूक्ष्म कण और मौजूद होते हैं, जिनका नामकरण किया गया मौलिक कण के रूप में। तो उनके बारे में हम समझ लेते हैं क्या करके, तभी आसानी से हम परमाणु के गुणधर्मों को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं संरचना या आकार की। इसका जो आकार होता है परमाणु का, वो गोलाकार होता है। ये ध्यान में रखना है कि परमाणु का जो संरचना होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं, उन्हीं कणों के द्वारा परमाणु जो है वो किसी क्रिया को कर पाता है, सभी प्रकार की क्रियाओं को कर पाता है। और जितने भी प्रकार के पदार्थ आज दिख रहे हैं पृथ्वी पर, उन्हीं का देन है कि इन्हीं कणों के कारण इन सभी पदार्थों का निर्माण हो पाया है। तो इनको हम समझ जाएंगे तो आसानी से रासायनिक अभिक्रिया को समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। जो परमाणु के अंदर कण पाए जाते हैं, उन कणों को मौलिक कण कहा जाता है। इसका ध्यान में रखना है। और मौलिक कण हमेशा काम देने वाला चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि मौलिक कण की संख्या जो है वो 3 है, इसको भूलना नहीं है। वो कौन कौन से हैं? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e के द्वारा, प्रोटॉन को स्मॉल p के द्वारा और न्यूट्रॉन को स्मॉल n के द्वारा सूचित किया जाता है। ये ध्यान में रखना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी जो खोज करता है वो है जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो वह है गोल्डस्टीन। इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 1 नंबर के सवाल में। हायर एग्जामों में ये पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। इसकी अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ये ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ भार को बढ़ाने में काम आता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। किस मौलिक कण पे धन आवेश होते हैं? तो वह है प्रोटॉन। और किस मौलिक कण पे ऋण आवेश होते हैं? वह है इलेक्ट्रॉन। तो इसका ध्यान में रखना है।
अब समझ लेते हैं इनकी उपस्थिति। परमाणु का जो गोलाकार रचना है वो कहाँ कहाँ ये तीनों कण मौजूद होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होता है वो कक्षा में उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु जो गोलाकार रचना में है इसके दो खंड होते हैं। एक खंड होता है सेंटर का जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, ये ध्यान में रखना है, न्यूक्लियस। और दूसरा खंड होता है इसके चारों तरफ पाए जाने वाले गोलाकार रचना का जिसको हम लोग कहते हैं कक्षा। एक पथ होता है केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाला वृत्ताकार पथ को ही कक्षा कहा जाता है, और इसी कक्षा के बीच में पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षाओं में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में विशेष दम चर्चा चलेगा, ध्यान रखना है ये चीज़, क्योंकि अगर इसको आप समझ गए तो बिल्कुल आसान भाषा में रसायन शास्त्र समझ जाइएगा, एक एक पॉइंट को समझ जाइएगा रासायनिक अभिक्रिया का। इसलिए ये पॉइंट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझते हुए चलना है, इसका ध्यान में रखना है। अभी और जो गुणधर्म है उसको देख लेते हैं परमाणु का। आगे चलिए, आइए अब देखते हैं परमाणु का नाम और संकेत। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में नाम और संकेत का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यही जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इन्हीं के द्वारा नामकरण भी किया जाता है। इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं परमाणु का नाम और संकेत। नाम लिखने का तो अभी तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं उनका नामकरण किया गया है, और उस नाम से ही अक्षर के पहले अक्षर को निकालकर संकेत बना दिया गया है, या फिर एक अक्षर और दो अक्षर को निकालकर संकेत बना दिया गया है। लेकिन कुछ नामकरण ऐसे हैं जो लैटिन शब्द से लिए गए हैं, उनका नामकरण अलग तरीके से किया गया है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो आइए समझ लेते हैं। 12 मैंने लिखा है, इसके अलावा भी आप लोग याद कर सकते हैं। 92 तक के तत्व हैं, उनके नाम और संकेत आवर्त सारणी में दिए रहते हैं। उसी आवर्त सारणी को देखकर आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे भी आवर्त सारणी जब चालू करेंगे तो आसानी से याद करने का हम तरीका आपको समझा देंगे, लेकिन फिलहाल आप आवर्त सारणी से अध्ययन जरूर करें ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक परमाणु है जिसका संकेत जो होता है वो H होता है, ये ध्यान में रखना है। अगर हम H लिख दें तो आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन। हीलियम। हीलियम का जो संकेत होता है वो H ही, अगर H ही लिखा रहे तो आपको समझना है कि वो क्या होता है, हीलियम। लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li। Li जो है ध्यान रखिएगा, Li अगर लिख दिया जाए तो समझ जाना है कि वो क्या है, लिथियम है। ये सभी शब्द जो हैं उनके ही अक्षर निकाले गए हैं और उनसे नामकरण कर दिया गया है। उसी तरह से बेरिलियम B, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम। सोडियम तो एस से चालू होता है लेकिन एन हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे सोडियम का जो लैटिन नाम है, क्योंकि लातिन अमेरिका के द्वारा इसको खोजा गया था, इसलिए लैटिन में इसको नैत्रियम कहा जाता है, नैत्रियम। इसीलिए इसका नाम पड़ा है Na। ध्यान में रखना है, सोडियम का जो नामकरण है वो संकेत है वो Na होता है, ध्यान में रखना है। तो Na लिखा रहे तो उसका मतलब क्या होता है, सोडियम। पोटेशियम। पोटेशियम तो P से चालू होता है लेकिन इसका तो यहाँ पे K संकेत है, तो K का मतलब है कि यहाँ पे लैटिन भाषा में पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या लिखा है, K लिखा है। इसका ध्यान में रखना है। तो पोटेशियम का संकेत K, सोडियम का संकेत Na। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी संकेत लिखा जाए तो आप समझिएगा कि उस संकेत का मतलब क्या है। ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, इसका एकदम ध्यान में रखना है। एक एक करके आप लोग संकेत और नाम याद करें। आगे हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या के बारे में और जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। परमाणु के आवेश के बारे में भी समझेंगे कि कैसे परमाणु धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। तो ये बेसिक बिंदुओं को अगर हम समझ गए तो आसानी से रसायन शास्त्र को हम समझ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, सब कुछ आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो एक एक करके ध्यान से आप लोग समझते हुए चलिए, आगे पढ़ते हुए चलिए, ध्यान रखिए, नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा ताकि ये आसान हो जाए आपके लिए और बोर्ड में आप इससे अच्छा कर सकें, बहुत अच्छा कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।